अदिति, अरे ओ अदिति, आजा बेटा, मैंने आटा गूंथ दिया है, तू जल्दी से रोटियां सेक ले, तेरे पापा आते ही होंगे ऑफिस से। क्या माँ, मैं आटा गूंथ देती ना, हर रोज रोटियां क्यों बनवाती हो मुझसे? ताकि ससुराल जाकर तू नाक ना कटाए हमारी। आटा तो तू बढ़िया गूंथ लेती है, लेकिन रोटियां अब तक गोल नहीं बनती तुझसे। अब रोज बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना बेटा। उफ, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है माँ, ऊपर से गैस के पास खड़े होकर कितनी सारी रोटियां बनानी है। कितनी सारी? 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी, बस 9 रोटियां ही तो सेकनी है। तो 9 रोटियां क्या कम होती है? अब ना बाबा ना, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल करवाया है। अब इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो पिंपल आ जाएंगे चेहरे पर। हे मेरे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के कितने नाटक हैं। जरा हमसे पूछो, तुम्हारी उम्र में चूल्हे पर एक टाइम की 40-50 रोटियां बनाई है मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार साथ रहता था। हाँ तो आपका ससुराल भी तो कितनी बढ़िया जगह था, मस्त पहाड़ों के बीच, जहाँ कभी गर्मी पड़ती नहीं, ऊपर से स्नोफॉल के मजे अलग से। आहा, कितना मजा आता होगा ना। तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही तेरी मासी से बात करती हूँ कि वहीं पहाड़ों पर ही ढूंढ ले तेरी ससुराल। अब सच माँ, ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, तो फिर तेरा, आप आज के आज मासी से बात करो और उनसे बोलो कि ससुराल कैसा भी चलेगा, लेकिन मेन शर्त यह है कि लड़का वहीं का रहने वाला हो और उसका घर एकदम पीक पर, मतलब कि ऊंचाई पर होना चाहिए, जहाँ जमकर स्नोफॉल होती हो। वाओ, कितना बढ़िया हो जाएगा फिर तो। स्नोफॉल देखने के लिए न छुट्टी लेने की जरूरत और न इस गर्मी से जूझने की टेंशन। चलो माँ, अब आप रोटियां बनाओ, मैं तब तक ये डिसाइड करती हूँ कि शादी के बाद अपनी रिसेप्शन पर मैं क्या पहनूंगी। ये कहकर अदिति हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या होगा इस लड़की का, एकदम बावली है। चलो अब रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैडम तो गई अपने पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। अरे कौन जा रहा है ससुराल, तुम या मैं? कम से कम ये तो बता दो। अजी मेरा कोई मन नहीं है, ना अपने ससुराल जाने का और ना ही आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है जिसे अब नया फितूर चढ़ा है, कहती है शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही समझाइए इसे कि कितनी दिक्कतें होती है पहाड़ पर, जिनसे हार कर हम यहाँ आ बसे। हमारा वक्त अलग था विभा, लेकिन अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है। पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। अरे कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है ना वहाँ पर अभी भी। और ये आपके विचार अचानक से कैसे बदल गए? आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर यहाँ दिल्ली आए थे। दिल्ली आना हमारी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। मुझे यहाँ अच्छी सैलरी ऑफर हो गई थी और तुम वहां परेशान भी थी। और सच कहूं तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि शायद अदिति का ससुराल पहाड़ों पर ही हो जाए। हैं? अब साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? आज लंच के वक्त तिवारी जी से काफी देर बातें हो गई। बातों बातों में अदिति के लिए एक रिश्ता बताने लगे। उनकी रिश्तेदारी में ही है। लड़का सरकारी क्लर्क है, कश्मीर में, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच घर लिया है। परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है, माँ बाप और बस एक बेटा और बेटी। बेटे गिरीश से अपनी अदिति की शादी हो जाएगी और बेटी सुनीता की तो पहले ही शादी हो चुकी है। परिवार तो बढ़िया है, लेकिन कश्मीर, इतनी दूर अदिति को कैसे भेजेंगे जी? तुम चिंता मत करो विभा, ये भगवान का बनाया संयोग ही है कि अदिति को भी पहाड़ों में ससुराल पाने की इच्छा तब हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया। अब ज्यादा मत सोचो और जाकर उससे बात करो। विभा ने जाकर अदिति से बात की और कश्मीर का नाम सुनते ही अदिति ने हाँ कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। अरे माँ, इसमें सोचने जैसा क्या है? कश्मीर में होगी मेरी ससुराल। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आप तो फौरन हाँ कर दो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, मैं पहाड़ों पर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहां पर। पहाड़ी जगह पर 2-4 दिन घूमकर आने में और पूरी जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। ओहो माँ, पापा सही बोलते हैं, आप ना कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हो हर मामले में। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, इससे पहले कि उन्हें कोई और पसंद आ जाए। अरे पर एक बार लड़के की फोटो तो मंगवा ले। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है माँ, पापा ने देखा तो है ना फोटो। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वैसे भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए रहने को मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अदिति अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफी एक्साइटेड थी। फिर कुछ ही महीनों के बाद गिरीश और अदिति की शादी हो गई और अदिति खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कि कश्मीर आ गई। लेकिन फिर, अरे अदिति,
जाओ बेटा, सबके लिए गरम कहवा बना लाओ। अब मम्मी जी, पर अभी 1 घंटे पहले ही तो सबने एक साथ कॉफी पी थी। ये कश्मीर है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गरम पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफी पी थी, अब कहवा बना लो, फिर कुछ देर बाद सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना लेना, ठीक है? ये अदिति का ससुराल था, ऊपर से कश्मीर जैसी ठंडी जगह, तो मायके वाले बहाने यहाँ अदिति के काम नहीं आने वाले थे। बेमन से ही सही, पर उसे थोड़ी थोड़ी देर में सबके लिए कुछ न कुछ गरम पीने के लिए बनाना ही पड़ता। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया अदिति। अरे मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ सबके लिए दोबारा गरम करके ले आओ, और इस बार केतली में डालकर लाना तो ठंडा नहीं होगा। धीरे धीरे अदिति को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स पता चल रहे थे। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बहुत अलग था। और फिर एक दिन, बड़ी ठंड है, ये लाइट कब तक आएगी जी? लाइट अब गई है तो आराम से ही आएगी। है? ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। हाँ है तो सही, लेकिन उसे हम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी मोड़ी ठंड में नहीं चलाते। क्या? अच्छा, इससे बुरा वक्त तो और कौन सा आएगा? देखिए ना, मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। तुम्हें अभी यहाँ की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये रजाई ओढ़कर लेट जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। और फिर अगले दिन, ये क्या, सुबह के 11 बज गए और अब तक धूप नहीं खिली। धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दो बेटा, ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनकर अदिति खुश हो गई, क्योंकि उसे शुरू से ही स्नोफॉल बहुत पसंद था। लेकिन फिर जब सच में बर्फबारी हुई तो उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। अदिति क्या कर रही हो? चलो ना, बाहर कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है। तुम्हें तो कश्मीर का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना? हाँ देखना तो था, लेकिन बहुत ठंड है जी। ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। स्नोफॉल के दौरान रूम हीटर नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्नोफॉल के टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, और ऐसे में रूम हीटर चलाना खतरनाक हो सकता है, बस इसीलिए। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। ये क्या हाल बना लिया तुमने अदिति? एकदम कार्टून लग रही हो। सबको खुद पर हंसता देखकर अदिति को बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे तुम भी ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहां रहने में काफी फर्क है। ऐसा नहीं था कि वो हिम्मत हार गई थी, लेकिन फिलहाल वापस कुछ दिन अपने मायके में आकर रहने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। भैया जी मदद करो, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान जाने इन गरीबों का क्या होगा, एक तो अंधी है, ऊपर से छोटा बच्चा भी गोदी में पकड़ रखा है। क्या करूं, मुन्ना तो रोई जा रहा है। चुप हो जा मेरे बेटे। अरे संभल कर बहन, अभी रेलवे ट्रैक पर गिर जाती। रजनी, मेरी बहन इस हालत में? कौन? आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। अमर भैया? हाँ मेरी बहन, मैं तेरा भैया अमर। ये सब क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, मुझे माफ कर दो। सतीश ने मुझे धोखा दे दिया भैया, आज उसी के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस दिन जब रजनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे इतने पैसे वाले घर की होने के बाद भी आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। रजनी अपने भैया भाभी की लाडली बहन थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो रानियों की तरह अपने घर में रह रही थी। भैया, मुझे इस भाई दूज पर सोने का सबसे महंगा जड़ाऊ हार ही चाहिए। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, ले लेना। पूनम, तुम आज ही रजनी के साथ सुनार की दुकान पर चली जाओ। रजनी बहुत खुश थी, वो अपने भैया भाभी के साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी। पर अचानक एक दिन रजनी की जिंदगी में सतीश नाम का एक लड़का आता है। रजनी सतीश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह पैसे वाला नहीं हूँ। ऐसा मत कहो सतीश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रजनी, इस प्यार का क्या फायदा? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी नहीं होने देंगे।
तुम चिंता मत करो सतीश, सब हो जाएगा। मैं भैया से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी। रजनी अमर से सतीश के बारे में बात करती है, पर अमर गुस्से में रजनी को डांट देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजनी, तुम्हें पता भी है उस लड़के का ना कोई काम ना कोई धंधा, फिर भी तुम उससे शादी करने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। मैं सतीश से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अमर रजनी का रिश्ता एक ऊंचे घराने में तय कर देता है और शादी के दिन रजनी सतीश को फोन करती है। सतीश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। एक काम करो रजनी, हमें यहाँ से भागना होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम तैयार रहना। रजनी अपने बैग में शादी के सारे जेवर, कैश और कुछ कपड़े रखकर सतीश के साथ भाग जाती है। अमर, रजनी अपने कमरे में नहीं है। लगता है सतीश के साथ भाग गई है। उसकी सहेली रितु ने उसे बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लिया था। रजनी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं जानता हूँ वो लड़का सही नहीं है। अमर रजनी को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि सतीश रजनी को लेकर कोलकाता आ जाता है। कोलकाता आकर रजनी को सतीश की सारी सच्चाई पता चलती है। शादी के बाद सतीश शराब के नशे में रजनी को खूब मारता था। तुम आज फिर शराब पीकर आए हो सतीश, और तुमने मेरे सारे जेवर बेच दिए। मेरे आगे जुबान लड़ाती है? हाँ, मैं पीकर आया हूँ। मैंने बेच दिए तेरे जेवर। बोल क्या कर लेगी? भैया सही कह रहे थे, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सतीश ऐसे ही गुस्से में रोजाना रजनी को मारता पीटता था। रजनी अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे घर का राशन और मुन्ना के लिए दूध लाना है, और तुम यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ शराब पी रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करती है। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। सतीश गुस्से में रजनी को धक्का दे देता है। रजनी के सिर पर गहरी चोट आती है और वो लहूलुहान हो जाती है। सतीश उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे भाई, बेचारी को बहुत चोट आई है, कोई उठाकर इसे अस्पताल ले चलो। लगता है ये इसी का बच्चा है जो तेज तेज रो रहा है। हाँ, इसका नाम रजनी है, ये इसी का बच्चा है। कुछ लोग उठाकर रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रजनी की आंखों की रोशनी चली जाती है। सतीश का कहीं कुछ भी पता नहीं था। सतीश ने मेरे सारे जेवर बेच दिए, मुझे धोखा देकर वो भाग गया। अमर भाई, आप सही कहते थे, सतीश अच्छा लड़का नहीं है। वो मुझे और मेरे बच्चे को इस हाल में छोड़कर भाग गया। आप बीती सुनाते सुनाते रजनी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बहुत तेज फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बहन, तूने इतने दुख झेले और मुझे एक बार भी खबर देने के बारे में नहीं सोचा। तू अपने घर लौटकर क्यों नहीं आई? भैया, मैं किस मुंह से आपके पास आती? मैंने आपका इतना अपमान करवाया। अपनी शादी तोड़कर मैं सतीश के साथ भागी थी। आपके समाज में कितनी बदनामी हुई होगी। नहीं रजनी, ऐसा मत सोच। तू मेरे लिए जान से भी प्यारी है मेरी बहना। चल अब अपने घर चल। ला, मुन्ना को मैं पकड़ता हूँ। अमर रजनी और मुन्ना को घर ले आता है। रजनी की भाभी पूनम को भी सारी बात का पता चलता है। वो भी रजनी की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती है। अमर शहर के जाने माने आंखों के डॉक्टर से रजनी के इलाज के बारे में बात करता है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अमर, आपकी बहन की आंखों की रोशनी वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रजनी की आंखों का ऑपरेशन करते हैं और उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है। कुछ दिन बाद दिवाली थी। रजनी अपने भैया भाभी के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है और दिवाली के एक दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका कहना ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने मुन्ना के साथ कैसे गरीबी के दिन देखे हैं ये मैं ही जानती हूँ। मुझे सतीश से बहुत नफरत हो रही है। अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रजनी, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुन्ना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आओ बैठो भैया, मैं आपको भाई दूज का तिलक कर दूं। कब से मैंने और आपने मिलकर भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया। ये देखो रजनी, तुम्हारे और मुन्ना के लिए कितने सुंदर उपहार खरीदे हैं मैंने। रजनी, तुम्हें सोने का जड़ाऊ हार पसंद है ना? देखो, मैंने सुनार से आज भाई दूज के दिन के लिए ही बनवाया था। एक भाई का तोहफा एक प्यारी सी बहन के लिए। रजनी अपने भाई भाभी के साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाती है। रजनी, कैसी हो? मयंक, तुम यहाँ? हाँ, मुझे पता चला। अमर भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मयंक, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें शादी के मंडप में छोड़कर भाग गई थी, फिर भी आज तुमने मेरा हाथ थामा, मेरे मुन्ने को अपनाया।
कहते कहते रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमर अपनी बहन की जिंदगी फिर से संवारना चाहता था, इसलिए वो कुछ समय बाद रजनी की शादी मयंक के साथ धूमधाम से करता है। रजनी अपने पति मयंक और मुन्ना के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।